जंग जब तक जारी रहती है, अंदेशों का सिलसिला दराज रहता है। आज गज़ा जंग संगीन मरहले में दाखिल हो चुकी है और कहना मुश्किल है कि कब इज़राइल हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई का आगाज़ कर दे और पूरा मशरिक़ वस्ता जंग के दायरे में आ जाए। आज की बियॉन्ड बॉर्डर्स में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब, जो कि स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं और सीनियर फेलो रहे हैं, ICWA से आप वाबस्ता रहे हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर अर्शी खान साहब, जो कि शोबे सियासत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्शी साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। एक तरफ यूक्रेन में जंग जारी है, दूसरी जानिब गज़ा में जंग जारी है। अब तो सूरत हाल ऐसी इमर्ज हो रही है कि इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जंग जो है, गज़ा वाली जंग जो है, लेबनान तक पहुंच सकती है, यानी कि पूरे मशरिक़ वस्ता को अपने दायरे में ले सकती है। क्या वाकई में ये खदशा है या आप इसमें कोई पोटेंशियल देखते हैं इसमें? देखिए, ये जो जंग है ज़्यादा एक्सपेंड ही हो रहा है और जो रुझान है, जो डायरेक्शन है, वो ज़्यादातर टर्बुलेंट फेज में जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि 7 अक्टूबर 2003 के बाद वो इजरायली घुस गए गाजा में जी। उसके बाद आप देखेंगे कि फिर हमास की मदद के लिए पीछे से हिजबुल्लाह आ गए। फिर हमास की मदद के लिए जो छोटा सा ग्रुप था आपके शियाओं का, वो इराक से आ गए। लेकिन इराक से भी जो अटैक्स हो रहे हैं वो हाइफा एयरपोर्ट पे काफी ज्यादा हो रहे हैं, ड्रोन अटैक्स वहाँ पे। वो रिपोर्ट नहीं हो रहा है लेकिन अच्छे खासे जी। फिर हमास के सपोर्ट में लोग यहाँ से आ गए, आपके हूथी आ गए, जिन्होंने करीब 150 जो है शिप्स को टारगेट किया है, जो अमेरिकन और आपकी इजरायली। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि जो इसराइल के फेवर में ऑलरेडी पहले से ही अमेरिकन इसको जो है पूरी तरह से आर्म्स दे रखा था और काफ़ी शिपमेंट्स आए, काफ़ी एयर ब्रिजिंग हुई ब्रिटेन से इसराइल में और अमेरिका से इसराइल में। और आप जानते हैं कि 70% जो आर्म्स है वो खुद अमेरिका से ही आता है इसराइल। और जितने भी टॉप क्लास के आर्म्स हैं जो टर्की जैसा नेटो मेंबर भी नहीं ले सकता, या जर्मनी भी नहीं ले सकता इसराइल से, अमेरिका से, वो इसराइल ले लेता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अगर आप देखेंगे कि जो इंटेंसिटी थी या जो नेचर था अटैक का या कॉन्फ्लिक्ट का दोनों के बीच में, इसराइल और हमास के बीच में, वो उसमें भी काफ़ी इंटेंसिटी आ रही, मतलब शिद्दत आ गई। और खुद हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में आ गई। अगर आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह के करीब 500 लोग मार दिए गए हैं जो इसराइल ने मारा, और उस इसराइल ने भी टॉप लोगों को मार दिया। मतलब कल परसों की ये खबर है कि एक बहुत बड़ा कमांडर था और उसको मार दिया गया। और उसके रिवेंज में हिजबुल्लाह ने करीब 200 रॉकेट्स मारे और कई सारे रॉकेट्स जो इसराइल में गिरे, और वो इनके मिलिट्री आउटपोस्ट पे, और अभी भी शायद वहाँ पे आग होगी या लोग बुझा रहे हैं। तो चीज़ें जो है वो वहाँ पे डिस्टर्बिंग ट्रेंड की तरफ जा रही हैं और काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। और एक तरफ और आप देखेंगे कि इसी बीच में जो है वो ईरानियन प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर का बिल्कुल ही ड्रामेटिक अंदाज में जो है उनका खात्मा किया गया। फिर इसराइल ने ये कहा कि जब इल्ज़ाम किया गया कि शायद ये होंगे, इनका हाथ होगा उसमें, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा हाथ नहीं था। मतलब हो सकता है कि तौर पर कराया गया हो। तो ये भी है कि किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को या उनके 8-9 टॉप पॉलिटिकल लीडर्स को मार देना या उनका खत्म हो जाना, और बड़े इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं कि भाई ये हादसा नहीं है, ये हादसा जैसा है। नेचुरली कोई भी कंट्री वो तो नहीं कहेगा कि भाई मेरे प्रेसिडेंट को मार दिया, उसकी इज्जत की बात हो। तो आप देखेंगे कि सिचुएशन धीरे धीरे खराब। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो हूथी पे जो अटैक है, खास करके ब्रिटिश अमेरिकन प्लेन का, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। और हमास ने ये कहा कि मैं और लड़ूंगा। फिर हिजबुल्लाह ने कहा कि मेरे पास और भी चीजें हैं, मैं उससे भी ज्यादा अटैक करूंगा। फिर ईरान ने ये कहा कि अगर हिजबुल्लाह पे अटैक हुआ तो फिर हम नहीं रुकेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अब जो है, क्योंकि इन्होंने बर्बाद कर दिया पूरी तरह से 80% 70% गाजा को, एक छोटी सी पट्टी है, तो
तो अब ये जो है रुख कर रहे हैं लेबनान की। ओके। और मुझे ये लगता है कि बाइडन को ऑलरेडी जो ज़ायनिस्ट ने बता दिया है कि हम लेबनान को टारगेट करेंगे। जी सर, ये तो बात रही जंग के तौसी के खदशे की। ज़ाकिर साहब, अगर हम लेबनान को देखें तो मिडिल ईस्ट में इसका क्या किरदार रहा है अब तक, अगर हम इसको इज़राइल के हवाले से देखें या हिजबुल्लाह की फॉर्मेशन के हवाले से देखें? देखिए, लेबनान का जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जी। वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, बहुत ही अहमियत का हामिल है। नंबर एक ये है कि ये इजराइल से कनेक्ट करता है, फिर ये जो सीरिया से कनेक्ट करता है जी। और एक ब्रिजिंग रोल अलग करता है, फिर जॉर्डन से भी कनेक्ट कर देता है। तो अगर लेबनान में कुछ होता है या सीरिया में कुछ होता है तो इसका असर जो है उस पूरे खित्ते पे आएगा। और जब से जो है लेबनान में सिविल वार हुई है उसको लेकर जो है वो रीजन काफ़ी मतलब चिंतित रहा है। और इसी खल्फिशार के दौर में हिजबुल्लाह का आगमन होता है, जन्म होता है जिसे कहते हैं, और वो एक प्रॉक्सी ग्रुप की तरह इमर्ज होता है। ये ईरान की एक पॉलिसी के तहत है, क्योंकि ईरान में खासकर जो ये जो 2020 में जो जनरल कसीमी का डेथ हुई थी, इनका ये प्लानिंग थी कि प्रॉक्सी ग्रुप को क्रिएट करो ताकि जो है ये रीजन अपने कंट्रोल में रहे। जी। लेकिन इस चीज़ को जो भी रहा हो, इतनी लंबी सीजन वॉर जो लड़ी गई इसमें हिजबुल्लाह और लेबनान का बहुत बड़ा रोल रहा है। कम से कम जो है 2 मिलियन 1.5 मिलियन जो है 15 से 20 लाख के रिफ्यूजीज जो है सीजन यहाँ पे रहते हैं। और इस दौरान में हिजबुल्लाह ने बहुत ही इफिशिएंटली जो है इस वार को हैंडल किया, जिसमें उसके रशा के साथ लड़ने का मौका मिला, सीरियन फोर्सेस के साथ मौका मिला, ईरानियन फोर्सेस के साथ मिलकर लड़ने का मौका मिला, जिससे ये बहुत ही मैच्योर और बहुत ही काबिल ग्रुप की तरह इमर्ज हो गई है। ये वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रॉक्सी ग्रुप की तरह मानी जा रही है। और अब जो है इसका टकराव लाजमी हो गया इजराइल से। जी। इजराइल के साथ जो है 2 बार लड़ाइयां हो चुकी हैं और दोनों बार इजराइल को मुंह की खानी पड़ी है। लेबनान का जो साउदर्न पोर्शन था, साउदर्न पार्ट था, वो इजराइल ने कब्जा कर रखा था, उसको हिजबुल्लाह ने आज़ाद कराया। जी। 2006 की लड़ाई में, 94 की लड़ाई में हिजबुल्लाह ने इजराइल को ये एहसास दिला दिया कि एक पावर है जो उसको चैलेंज कर सकता है। अभी जब से गाजा की वार शुरू हुई है तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पहला ये प्रेफरेंस था या खदशा था कि इस वार को हम बढ़ने ना दें। और इसके लिए उन्होंने इमीडिएटली जो है एक कैरियर भेज दिया, एक जो है मेडिटेरियन सी में एकदम एडवांस कैरियर भेजा, और फिर बाद में दूसरा भेजा, ताकि जो है हिजबुल्लाह इसमें इन्वॉल्व ना होने पाए और ईरान इसकी पनाही में कुछ ज्यादा न करने। और इस वार को बस गाजा और इजराइल के खित्ते तक ही कंटिन्यू रखना है, ताकि इसका एस्केलेशन रीजन पे ना पड़े और उसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस ना बढ़े और पूरी दुनिया खलफिशार में ना आने। ये अमेरिका की बाइडेन की पॉलिसी थी, जो कि इजराइल को सपोर्ट करके आर्म्स दिया, सब कुछ दिया, जिसे पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं गन बोर्ड डिप्लोमेसी, कि आपने ला के सर पे खड़ा कर दिया एक कैरियर, मोस्ट एडवांस कैरियर, अगर आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं तो आपको हम निस्तनाबूद कर देंगे। जी। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि लेबनान जो है इजराइल के सर पे एक ऐसी मौत की तरह है जो कि इजराइल कभी उसको भूल नहीं पा रहा। अब हिजबुल्लाह ने अपने ऊपर कुछ हद तक कंस्ट्रेंट रखा कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अपने को गाजा की वार से, हमास से जोड़ के हमेशा रखा जी, कि अगर जो है ये वार बढ़ेगी, कत्लेआम बढ़ेगा, तो हम इसमें इंटरवेन करेंगे। और इसी के तहत जो है ये पॉलिसी इनकी चलती रही। लेकिन हमने ये देखा कि हिजबुल्लाह ना तो हिजबुल्लाह ने डायरेक्टली जो है हमास की सपोर्ट किया, बल्कि उसकी पुश्तपनाही की, उसकी ट्रेनिंग किया, उसको आर्म्स दिया, उसको अपने यहाँ जो है एक शरण भी दिया लेबनान में, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब हालात ये आ गई कि ये सही भी था लेकिन हद तक गलत भी था, क्योंकि हमास जब उन्हीं के साथ था, एक सुन्नी ग्रुप होके शिया के साथ था, जो कि एक ऑड पॉलिटिक्स थी उस रीजन में।
अब हमास जो है वहाँ की पब्लिक जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब जब इसराइल ने हम हिजबुल्लाह के तरफ रुख किया, तो अब हिजबुल्लाह उसको जो है टोटल वार की धमकी दे रहा, जो कि मुझे नहीं लगता है, ताकि रिटोरिक से दोनों तरफ आ रही है, लेकिन इसराइल ये चाहता है कि वो करना चाहता है कि हिजबुल्लाह उस पर अटैक करे। और यहीं तक नहीं महदूद है, बल्कि अमेरिका भी उसमें शामिल करना चाहता है, ताकि ईरान को भी लपेटे। और आप जानते हैं कि अगर हिजबुल्लाह गिरता है तो इसके नतायज क्या होंगे, स्ट्रेटजिक नतायज। सीरिया खत्म हो जाएगा, हुतीस खत्म हो जाएंगे, इराक में जो है वो जो फोर्सेस लड़ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। पूरा जो राइज ऑफ शिया क्रिजन था अमेरिकन जो डिफाइन करते हैं, वो बैक टू पेविलियन हो जाएगा, पूरा वो बैठ जाएगा पूरा, अगर हिजबुल्लाह गिरता है। तो ये लड़ाई का जो एक पूरा मंसूबा है वो अमेरिका, इजराइल और यहाँ तक कि मैं गल्फ कंट्रीज की मोनार्कीज को भी कहता हूँ, सऊदी अरबिया, यूएई, उनके रिलेशन ईरान से बेहतर हो गए हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि इस तरीके की वार कम्युनिटीज के साथ उनको रहना पड़े। ना तो हिजबुल्लाह को चाहते हैं कि एक वार कम्युनिटी वहां पे रहे, ना तो वो हमास को भी नहीं चाहते जी। तो ये क्योंकि उनके रिजीम के लिए खतरा है ये, तो इसलिए वो बोल नहीं रहे हैं, वो आराम से बैठे हुए हैं और ये वार हो रही है। और आराम से जो है आप देखिए कि हर हफ्ते हर दिन जो है बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट अनाउंस किया जा रहा है। स्विम सूट के लिए जो है मतलब परेड कराई जा रही है, रेव पार्टीज हो रही है, कार रेसिंग हो रही है, सारी जो है मतलब क्लाइमेट चेंज की जो है एक बहुत इंटरनेशनल इजलास कंडक्ट किया यूएई ने इसी दौरान जी। तो ये लोग ये एक तरीके से चाहते हैं कि ये फॉरेन कम्युनिटीज जो है जो उनके लगाम नहीं लगा पा रहे हैं ये खत्म हो जी। हिजबुल्लाह का अपना क्या नतीजा है कि हिजबुल्लाह जो है वो 3 कम्युनिटीज का एक कंट्री है, जिसमें क्रिश्चियन है, शिया है और सुन्नी है। उनके बीच में एक एग्रीमेंट ये हो गया था कि भाई क्रिश्चियन जो थे वो जो है प्रेसिडेंट बनेंगे, शिया जो बनेंगे वो स्पीकर बनेंगे और सुन्नी जो बनेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इस तरीके का एक बैलेंसिंग जो है रोल बनाया गया था कि तीनों कम्युनिटीज आराम से यहाँ पे रहें। लेकिन अब हो क्या रहा है कि हिजबुल्लाह ने ये सारा डिस्टर्ब कर दिया, पावर को ग्रैब कर लिया। वो एक टेररिस्ट या मिलिटेंट ग्रुप ही नहीं है, बल्कि एक सोशल ग्रुप भी है। वो फिलंथ्रोपी भी करता है, पॉलिटिक्स भी करता है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी करता है, लेबनान को एक पोजीशन भी देता है इजराइल के खिलाफ लड़ाई करके उसको जो है पीछे ढकेल के साउदर्न पोर्शन ऑफ लेबनान को लिबरेट कराया इजराइल से। तो ये एक बड़ा मतलब पेचीदा मसला इस वक्त आ गया है कि अगर हिजबुल्लाह गिरता है तो उस रीजन में एक नई पॉलिटिक्स का उन्वान हो। अर्शी साहब, जैसे अभी जाकिर साहब ने बहुत ही वजाहत से कहा कि हिजबुल्लाह न सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप के तौर पे जाना जाता है, बल्कि एक सोशल ग्रुप भी है, एक पॉलिटिकल ग्रुप भी है, फिलैंथ्रोपिक वर्क भी करता है। चूँकि एक नाजरीन के लिए हम ये जानना चाहेंगे, बहुत ही एक अलग तरह की पिक्चर पेश की जाती है, तो वाकई में हिजबुल्लाह क्या ऐसा है और उसका जो एग्जैक्टली इजराइल के साथ उसका क्या मामला, इजराइल से वो फाइट क्यों कर रहा है, एक आम व्यूअर के लिए हम किस तरह से इसको देखें? मेरे ख्याल से बहुत ही मीनिंगफुल क्वेश्चन है आपका, जैसा कि हमारे जाकिर भाई कह रहे थे। आप देखेंगे कि भाई एक क्वेश्चन है कि हिजबुल्लाह क्यों लड़ रहा है, मतलब हिजबुल्लाह को क्या परेशानी है इजराइल से, या हिजबुल्लाह क्यों मदद कर रहा है हमास की या पैलेस्टीनियन की। आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे लेबनान एक बहुत छोटी सी कंट्री है और करीब 500 किलोमीटर, लगभग 500 किलोमीटर जिसका टेरिटोरियल बॉर्डर है वो आपके सीरिया से है और इजराइल से जो इसका बॉर्डर है, क्योंकि बॉर्डर अभी डिफाइंड नहीं है, इसलिए कि शिबा फॉर्म जो है एक छोटी सी पट्टी है 9 किलोमीटर लंबा और 2 से 2.5 किलोमीटर चौड़ा, जिसपे अभी भी इजराइल का कब्जा है। उसको बोलते हैं शिबा फार्म। और शिबा फार्म जो है वो बेसिकली आपके गोलन हाइट्स के ही वेस्ट में है, लेकिन वो लेबनान का पार्ट है, वो उसको इजराइल ने हड़प कर रखा है। अगर आप देखेंगे लेबनान की तारीख को, बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा जिससे सारी चीजें क्लियर होंगी। लेबनान जो था पहले ओटोमान इंपायर का पार्ट था। ओटोमान पार्ट बनने के बाद मैंडेट टेरिटरी बन गया, जैसे पैलेस्टाइन बना था। पैलेस्टाइन मैंडेट टेरिटरी था ब्रिटेन के अंडर में। जो लेबनान मैंडेट टेरिटरी बना आपके फ्रांस के अंडर में। फ्रांस का पूरी तरह से कब्जा रहा आपके लेबनान पे 1920 से 1946 तक। हालांकि लेबनान की जो आज़ादी 1943 में हुई, लेकिन पूरी तरह से फ्रांस ने अपने फौज को जो विड्रॉ किया है
वो आपके 1946 में किया है जी। 1926 में कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और अब कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगे कि ये कहा गया इसलिए कि अभी जो आबादी है वहाँ पे लेबनान में वो 95% अरब है, जो क्रिश्चियन भी है वहाँ पे, मैरोनाइट्स और आपके कैथलिक्स अदर्स, वो भी आपके अरब हैं, मतलब उनकी एथनिसिटी अरब है। तो 95% जो एथनिसिटी है वो अरब है। अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन का प्रोपोर्शन आप देखेंगे तो करीब जो CIA का जो डॉक्यूमेंट है, इसलिए कि विकिपीडिया में तो अलग चीजें आती हैं, तो CIA का जो डॉक्यूमेंट है उसमें करीब 68% मतलब 70% जो आबादी है वो मुसलमानों की आबादी है आपके लेबनान में। और उसमें आप देखेंगे कि जो शिया पॉपुलेशन है वो करीब 32-32% है, और ये जो शिया है ये साउथ में, ज्यादातर जो क्रिश्चियन है वो नॉर्थ में। लेकिन आप ये देखेंगे कि 1948 में जब नकबा हुआ था, इसमें इसको बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी, जिसमें इजरायलियों ने जानबूझ करके एक्सपेल किया था, मारा था, तो उसमें पैलेस्टीनियन लाखों में भागे थे जी। तो वो जो है वो लेबनान में भी गए, मतलब चूंकि बिल्कुल वो नॉर्थ में सटा हुआ है, लेबनान में गए, और चूंकि वो भी अरब है, वो काफी सारे वहां पे थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो और फिर 1956 में आपके सुएज कनाल क्राइसिस हुई, उसमें भी इजिप्ट पे अटैक, जो पहला अटैक करने वाला तो इजराइल था, उसके बाद ब्रिटेन था, फ्रांस था, उसमें भी जो कुछ क्राइसिस हुई। फिर 67 में वॉर हुआ। तो जब भी वॉर हुए तो उसमें लोगों का जाना हुआ। जैसे आप जानते हैं कि जब म्यांमार में कुछ होता है, बर्मा में, तो कई सारे लोग जो है मिजोरम में आ जाते हैं, इसलिए कि मिजोरम का जो बॉर्डर है म्यांमार से वो करीब 600 किलोमीटर, और दोनों की एथनिसिटी सेम है, जो म्यांमार की उस तरफ है और आपके मिजोरम। तो अभी भी करीब कई हजार जो म्यांमारीज हैं वो मिजोरम में है। बहरहाल उसके बाद आप देखेंगे कि 1975 से 1990 तक सिविल वॉर हुआ। कहाँ? लेबनान में। किसके बीच में हुआ? क्रिश्चियन मिलिशिया और किसके बीच में? पैलेस्टीनियन या अरब के भी मुसलमानों के बीच में। जो क्रिश्चियन मिलिशिया थे 1975 में, उनको बेसिकली उनको उसकाना, उसको प्रिपेयर करना, उसको आर्म्स देना, उसको ट्रेनिंग देना, उसमें इजराइल का बहुत बड़ा रोल था। इवन जो सिविल वॉर शुरू हुआ 1975 में, उसके पहले तो सिविल वॉर से हुआ क्या, जो क्रिश्चियन मिलिशिया था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा वेस्ट का, और उसके वजह से हुआ कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा जो है लॉस हुआ, और लॉस की वजह क्रिश्चियन मिलिशियन बना, क्रिश्चियन मिलिशिया, बहुत सारे ग्रुप्स थे, और उसका डायरेक्ट सपोर्ट था इजराइल का। तो इजराइल वाज द कॉज फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द मुस्लिम पीपुल और पैलेस्टीनियन पीपुल इन लेबनान। इसके बाद आप देखेंगे, ये 1975 से 90 की बात बता रहे हैं, इसी बीच में इजराइल ने अटैक किया लेबनान पे जी। और वो अटैक किया आपके 1982 में, और 85 तक वहां पे जंग चली, और कई सारे मैसेकर्स वहां पे इजराइल ने किए। इजराइल ये चाहता था कि वहां पे क्रिश्चियन मिलिशिया के थ्रू, या वहां पे गवर्नमेंट पे प्रेशर देने के बाद, या वहां पे जंग करने के बाद वहां से पैलेस्टीनियन को भगाया जाए। तो इजराइल कॉज बना। इजराइल ही के प्रेशर की वजह से जॉर्डन ने पीएलओ के खिलाफ एक्शन लिया, फिर पीएलओ वहां से भागे, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वहां से भागे, तो ये आए आपके यहाँ लेबनान में। फिर लेबनान पे जो अटैक किया इजराइल ने आपके 1982 में, फिर वहां से वो भागे आपके लीबिया में, त्रिपोली में, फिर वहां से ये आ गए आपके वेस्ट बैंक। तो थ्रू आउट आप देखेंगे कि इजराइल जो है वहां पे एक बहुत बड़ा कॉजल फैक्टर रहा, जिसकी वजह से वहां पे पैलेस्टीन की परेशानी। और इसी 1982 में आपके जो है हिजबुल्लाह की पैदाइश होती है। तो हिजबुल्लाह 128 जो है टोटल मेंबर है, मतलब सिंगल मेंबर आपके सिंगल हाउस पार्लियामेंट है वहां पे लेबनान, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसमें पार्लियामेंट में जो टोटल तादाद है एमपीज की वो 128 है। 128 में मेरे ख्याल से अभी जो इनके एमपीज हैं 13 एमपी, इनके मिनिस्टर्स है वहां पे, मतलब बहुत स्ट्रांग फोर्स है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1985 में जब जंग खत्म हुई, आपके इजराइल ने जब जंग खत्म किया, तो वो 2000 में वहां से विड्रॉ किया है, सन 2000 जी, इसलिए कि वो बोलते हैं कि भाई जो साउथ का जो हमारा पोर्शन है वो सिक्योर नहीं होगा, और अभी भी शिवा फॉर्म पे उसका कब्जा है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है जिसकी वजह से हिजबुल्लाह को खुद खतरा है इजराइल से, दोनों को खतरा है। देखिए ज्यादा खतरा है हिजबुल्लाह को, इसलिए कि हिजबुल्लाह के पास वो आर्म्स, वो टेक्नोलॉजी, वो सपोर्ट, वो इकोनॉमी नहीं है जो इजराइल के पास। भाई इजराइल को अब तक अमेरिका ने 150 और 160 बिलियन डॉलर से ज्यादा दिया है इजराइल को,
1948 से लेके, और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को दिया है 19 आपके शुरू से ले लीजिए, वो $5 बिलियन दिया है। उस $5 बिलियन में जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो आपके $2 बिलियन हुआ है। 3 बिलियन इजराइल के ही पॉकेट में गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट की वजह से आप देखेंगे कि हिजबुल्लाह की वहां पे पैदाइश हुई, और हिजबुल्लाह जो है वो जानता है कि किस तरह से पैलेस्टीनियन वहां परेशान हुए। आपके नकबा 1948, उसके बाद जो है आपके फर्दर जितनी क्राइसिस हुई, 1967 का वॉर जब हुआ, उसके बाद वहां पे आपके जो सिविल वॉर हुआ, सिविल वॉर में किसके खिलाफ हुआ, उसके बाद खुद इजराइल ने उस पर अटैक किया 1986 में, 85 में, सॉरी 82 में। उसके बाद सन 2006 में फिर जो है इजराइल ने अटैक किया था वहां, और कई हफ्ते वहां पे लड़ाई चली जी। और इस वजह से आप देखेंगे कि लेबनान के जो लोग हैं, खास करके साउथ के, वो बहुत ज्यादा विक्टिम रहे इजरायली एग्रेसिव पॉलिसी। बिल्कुल, गोलान हाइट्स के बारे में तो काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अभी भी एक टेरिटरी पे कब्जा है इजराइल का। जाकिर सर, अभी जब इजराइल ने जब ये धमकी दी कि हिजबुल्लाह को टारगेट किया जाएगा, हमास उसका निशाना पहले था, अब उसके बाद हिजबुल्लाह बनेगा, तो ईरान ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। ईरान ने कहा कि अगर कि वो खामोश तमाशाई नहीं बना रहेगा और किसी भी हमले का बहुत ही मजबूती से जवाब दिया जाएगा। आखिर ईरान के लिए हिजबुल्लाह इतनी अहमियत का हामिल क्यों है, और आखिर ईरान को क्यों ज़रूरत पड़ी इस तरह के स्टेटमेंट देने की, और ईरान ने इस तरह के स्टेटमेंट पहले क्यों नहीं दिया? बहुत ही मुख्तसर जवाब चाहेंगे क्योंकि वक्त की थोड़ी कमी है। देखिए, ये मैंने बताया कि जो हिजबुल्लाह एक प्रॉक्सी ग्रुप है ईरान का कहने को, लेकिन हिजबुल्लाह भी इंडिपेंडेंट है अपने बहुत सी सारी चीज़ों में जी। जो अभी अर्शी साहब ने जो बताया वो बिल्कुल जो है कि वहाँ पे विक्टिम रहे हैं शिया और नॉर्दर्न पार्ट, साउदर्न पार्ट में जो लेबनानीज वहाँ पे रह रहे थे। तो इस लिहाज से अगर हम जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लेते हैं, ईरान को मतलब चाहते हैं कि वो शिया क्रिसेंट को उठाना चाहता है, सुन्नी अरब्स को दबाना चाहता है, तो उस लिहाज से वेस्टर्न इंटरप्रिटेशन जो है ईरान का ये है कि अपनी डोमिनेंस वहाँ चाहता है, फिर से ईरानियन हेजुमनी चाहता है। लेकिन अगर हम वहाँ पे एज ए ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए देखते हैं तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस ग्रुप डेवलप हुआ जो कि ईरान ने उसको बैकअप किया जी। चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे हुतीज हो, ये एज ए रेजिस्टेंस ग्रुप आए जी। तो ये रेजिस्टेंस ग्रुप की तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो वहाँ पर जो डिस्टेबलाइजेशन का पूरा मंसूबा था लीबिया के बाद, ये इसमें तेजी पकड़ती है। तो अब जो है वेस्ट ने इसको टेररिस्ट कर रखा है, वेस्ट जो है इसको हर तरीके से जो है बाइकआउट करके रखा है, उसका नाम नेम एंड शेम कर रखा है, तो दुनिया उसी को बिलीव कर रही है। लेकिन एक्चुअली ये जो है एक रेजिस्टेंस ग्रुप है जिसको ईरान जो है एक सपोर्ट करता है, क्योंकि हमने बताया कि गल्फ कंट्रीज जो है ऐसे रेजिस्टेंस फोर्स को सपोर्ट नहीं करते। इसका दो कारण मैं उदाहरण बता रहा हूं कि जब अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो सबसे ज्यादा जो फाइटर गए हैं वो सऊदी अरब से गए हैं जी। रशिया के खिलाफ जो लड़ाई हो रही थी फाइटर सऊदी अरब से भेजे गए। बिल्कुल, वो उन लोगों को भेजा जो उनकी अपने रिजीम के लिए खतरे हो सकते थे जी। क्योंकि एक बड़ी अजब तरीके की वहाँ की पॉलिसी है कि एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं, जब वो लौट के आते हैं तो उनको कहते हैं कि मोनार्की को एक्सेप्ट करो, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस में आपका वो रोल नहीं रहेगा जो वहाँ के प्रिंसेस का होगा, जो बादशाहों का होगा। तो सेकंड जो है इवेंट तब हुआ जब सीरिया में लड़ाई हुई, तो यहीं के ज्यादा फाइटर वहां गए जी। तो ये हमेशा जो है अपने ही लोगों को जो नौजवान बन के उभरते हैं और पावर शेयरिंग की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, गवर्नेंस में अपना शेयर मांगते हैं, तो उनको जो है या तो टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं या तो फिर उनको बाहर जो है फैसिलिटेट करके वहां पे मरवाते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, 9/11 में जो इवेंट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा सऊदी अरब के लोग थे, लेकिन अमेरिका उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। वो अटैक करता है इराक पे, वो अटैक करता है अफगानिस्तान पर, जबकि फार अवे है, उनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर किंग अब्दुल्ला क्राउन प्रिंस थे, वो जाके जॉर्ज बुश से मिलते हैं, सीनियर थे, और उनसे पूरी बात होती है जी। कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर एक किताब लिखी गई है थिकर देन ऑयल, ये वेस्टर्न स्कॉलर है, उसने ये बात लिखी है कि जो सऊदी अरब और अमेरिका का रिलेशन है वो तेल से ज्यादा गहरा है।
उसको अगर कोई पढ़ेगा तो वो चीजें बिल्कुल आया हो जाएंगी कि सऊदी और अमेरिका के क्या रिलेशन है। लोग ये कहते हैं कि ऑयल फॉर रिजीम सिक्योरिटी का जो एक पैक्ट हुआ था अल सऊद और अमेरिकन प्रेसिडेंट में, ये तो एक ऊपरी चीज थी कि आप हमें तेल दीजिएगा, हम आपकी रिजीम की सिक्योरिटी देंगे। ये ऊपरी चीज, सरफेस की चीज थी। एक्चुअली जो हुआ है उसको कोई नहीं कहता है, वो ये था कि वहां पर अल सऊद ने एक्सेप्ट किया कि हम इजराइल को एग्जिस्टेंस देंगे और आप हमें प्रोटेक्शन देंगे। जी शुक्रिया बहुत बहुत जाकिर साहब। अर्शी साहब, बहुत ही मुख्तसर 1 मिनट में सवाल का जवाब चाहिए कि क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इस तनाज़े का? देखिए, फ्यूचर तो काफ़ी डिज़ास्ट्रस और काफ़ी वोलाटाइल नज़र आ रहा है, इसलिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक कुछ कदरें थी, कुछ वैल्यूज़ थे जो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करके किया जाता था। वो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी फॉलो किया गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी फॉलो किया गया। लेकिन अभी जो इजराइल कर रहा है पैलेस्टाइन के खिलाफ, पैलेस्टीन के खिलाफ, इसमें इजराइल ने तमाम इंटरनेशनल लॉज, तमाम इंटरनेशनल मोरलिटीज़ को वायलेट किया है। तो इस वजह से हमें, और पूरी दुनिया खामोश है। अरब लीग का देखिए कोई रिजोल्यूशन नहीं पास हुआ, वो ऐसे ही बिल्कुल खामोश है। सार्क खामोश है, नाम खामोश है, नेटो की दादागिरी वो खामोश है। अमेरिका जो वो भीगी बिल्ली बना हुआ इजराइल के सामने, इजराइल चौधरी से भी ज्यादा बढ़ गया है। इस सिचुएशन में आप क्या देखेंगे? इस सिचुएशन में आप ये देखेंगे कि लड़ाई जो है वो गर्दन और तलवार के बीच में है। हो सकता है कभी कभी गर्दन जो है वो तलवार बन जाती है। तो मैं यही देख रहा हूँ कि शायद ये गर्दन जो है वो तलवार बन जाए और फिर तलवार तलवार से लड़े। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अर्शी खान साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब आपके इंसाइटफुल व्यूज़ के लिए। इसी के साथ ही आज का बुलेटिन इख्तिताम पसीर होता है। इजाज़त दीजिए।